बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त एमसीक्यूज़ हमारे पास कंटिन्यू हैं और जो हमारा टॉपिक है वो आज पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन के टॉपिक में हमारे पास इस वक्त कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। पार्टनरशिप फॉर्मेशन पर हमने थोड़ा सा डिस्कस पहले भी किया था। टॉपिक के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग ज्वाइंट हो जाते हैं किसी बिज़नेस के अंदर, तो वो बिज़नेस कहलाता है पार्टनरशिप। जो लोग ज्वाइंट हो रहे हैं उनको हम कहते हैं कि वो पार्टनर्स हैं। फिर इसी तरह से वो अपने बिज़नेस को मर्ज कर लेते हैं और उसके बाद फिर बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्टनरशिप में हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह हम बारी बारी हर टॉपिक के हवाले से एमसीक्यूज़ को जो है डिस्कस करेंगे। और जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है फॉर्मेशन का। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, इसके एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं इन पार्टनरशिप देयर शुड बी मोर देन। पार्टनरशिप में कितने ज़्यादा लोग होने चाहिए? मोर देन कितने होने चाहिए? कम से कम 5%, 1%, 3%, 4%। नहीं, देयर शुड बी मोर देन डेफिनेटली 1%। ठीक है, यानी अगर एक बंदा हो तो वो पार्टनरशिप तो नहीं कहलाएगी, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग उस काम को कर रहे हैं तो वो लाजमन पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। इसी तरह इन पार्टनरशिप मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर। अब जहां कम से कम बंदों की बात हुई है वहां यह बात भी तो हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें लोग होते हैं वो होते हैं 20। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमारे यहाँ इस वक्त एप्लीकेबल है करंटली, उसके तहत 20 से ज़ायद बंदे किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कॉल्ड। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो तहरीरी सूरत में हो, लिखा हुआ हो, डॉक्यूमेंट्स पर हो, राइटिंग में हो, उसे हम क्या कहते हैं? यानी पार्टनरशिप दो लोग या तीन लोगों के दरमियान पार्टनरशिप जो है वो ज्वाइंट हो गई, बिजनेस शुरू कर दिया। अब वो जो बिजनेस के मुख्तलिफ क्लॉजेज हैं उन क्लॉजेज को उन्होंने एक जगह पर लिख लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इसके अलावा किस पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, किस पार्टनर को किस तरीक़ेकार से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, या और दीगर इस हवाले से जो भी मामलात हैं वो तमाम आपने एक जगह पे लिख लिए। उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कहेंगे उसे, पार्टनरशिप विल कहेंगे उसे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे उसे, या पार्टनरशिप सर्टिफिकेट कहेंगे। तो डेफिनेटली ये स्पेसिफिक टर्म है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड का लफ्ज़ आएगा यहाँ पर। जो सही ऑप्शन है कि डीड कहलाती है जिसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं। आगे बढ़ते हैं। द पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। पार्टनर्स की बहुत सारी टाइप्स होती है। कोई बिजनेस में भरपूर रोल अदा करता है, कोई बिजनेस में भरपूर रोल अदा नहीं करता, कोई बिजनेस को अपना नाम दे देता है, उसकी रेपुटेशन पे चल रहा होता है मामला। तो इसी तरह वो यहाँ पर पूछते हैं कि टेक एक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट का क्या मतलब है? एक्टिव का पार्ट का मतलब ये है कि आप बिजनेस के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, बिजनेस की हर एक्टिविटी को वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, लोकल बाइंग एंड सेलिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, किसी भी किस्म की एक्टिविटी हो, वो तमाम एक्टिविटीज में एक्टिव रोल अदा कर रहा है। तो पार्टनर कौन कहलाएगा? माइनर, नॉमिनल, स्लीपिंग, एक्टिव। डेफिनेटली उसे हम कहेंगे एक्टिव पार्टनर कि जो तमाम के तमाम मामलात में खुद से मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ मर्जर ऑफ टू सोल प्रोप्राइटरशिप, न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कॉल्ड। जब दो बिजनेस आपस में मर्ज होते हैं, दो सोल प्रोप्राइटर आपस में मर्ज हो गए, तो लाजमन उनके जो भी एसेट्स हैं वो भी मर्ज हो जाएंगे, जो लायबिलिटीज हैं वो भी मर्ज हो जाएंगे। अब
बिजनेस शुरू करने से पहले इस बात को तय किया जाता है कि अब जो एसेट्स और जो लायबिलिटीज है, क्या जो हमारी बुक वैल्यू थी उसी पर लिए जाए नए बिजनेस के अंदर, या कोई एग्रीड वैल्यू ली जाए, या कोई और वैल्यू जो हम तय कर लें उस पर लिया जाए। एग्रीड वैल्यू का यही मतलब होता है। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर है मिस्टर ए, उनके पास ऑफिस फर्नीचर था, मिस्टर बी उनके पास भी फर्नीचर था। मिस्टर ए के पास था ऑफिस फर्नीचर 1 लाख का, मिस्टर बी के पास था 50,000 का। अगर आप दोनों मर्ज कर देंगे तो 1,50,000 हो जाएगा। उन दोनों ने कहा कि नहीं, 1,50,000 ना हो, हम इसकी वैल्यू रखते हैं 1,20,000। तो ये जो दोनों ने मिलकर डिसाइड करा, इसको कहा जाता है एग्रीड वैल्यू, राइट। तो यहां पर भी ऑप्शन है कि मार्केट वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, नन, तो डेफिनेटली एग्रीड वैल्यू कहलाएगी। यानी एसेट्स और लायबिलिटीज एग्री करा ना, दोनों ने एक पॉइंट पर या एक बात पर इत्तेफाक करा, तो इसलिए वो एग्रीड वैल्यू ही कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। इफ पार्टनर इन्वेस्ट मशीन ₹80,000 हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20,000, इट विल बी रिकॉर्डेड एज। वो कहते हैं कि एक पार्टनर है, उसके पास है 80,000 की कोई मशीन और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 है, तो उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? याद रखें कि जब भी हम नेट वैल्यू निकालते हैं तो उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके निकालते हैं। तो 80,000 में से 20,000 निकल जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे पास 60,000 बचेंगे, और यही हमारी वैल्यू होगी जिस पर हम रिकॉर्ड करेंगे इसे, राइट। आगे चलते हैं। इफ अ पार्टनर इन्वेस्ट कैश ₹40,000, फर्नीचर 30,000, मशीन 50,000, अकाउंट्स पेबल 20,000, हिज कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड। देखें, कैपिटल निकालने का एक बहुत आसान फार्मूला है जो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए मौजूद है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल के। कैपिटल निकालना तो लायबिलिटीज को दूसरी तरफ भेज दें आप, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज हो जाएंगी। अब जरा देखें एसेट कौन कौन से, कैश, फर्नीचर और मशीन। 40 और 30 70,000 और 50,000 1,20,000। ये एसेट्स होगा तो लायबिलिटीज को माइनस करेंगे हम, तो 1,20,000 में से 1,20,000 में से माइनस कर देंगे 20,000, सही है ना। तो कितना बच जाएगा आपके पास? 1,00,000 रुपए। तो देख लें ऑप्शन नंबर सी मौजूद है। ये चीज हमने सिंगल एंट्री में बहुत तफसील से पढ़ी है। वहां जो हम कैपिटल फाइंड आउट करते थे, कैपिटल एट स्टार्ट और एट एंड, उसका तरीक़ाकार यही था हमारे पास। एक बैलेंस शीट अप्रोच भी होती है और एक ये अप्रोच भी मौजूद है। डेफिनेटली उसमें भी वही अप्रोच है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है कि एसेट में से लायबिलिटीज को निकालेंगे तो आपके पास कैपिटल आएगा। वही काम यहां पर भी करना है। तो मजीद आगे बढ़ते हैं हम। इफ इकराम इन्वेस्ट ₹75,000, Ali invests ₹150,000 and Umair invests in the ratio of 1:2:3 respectively. How much Umair will bring? Okay. उन्होंने ये बात बोली थी कि समझें, बहुत थोड़ा सा वैसा टेक्निकल सा है। कहते हैं कि इकराम ने इन्वेस्ट किया 75,000, अली ने इन्वेस्ट किया 150,000। दो पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया। तीसरे पार्टनर की इन्वेस्टमेंट नहीं बताई इन्होंने, रेशो बता दिया। वो रेशो कहते हैं 1:2:3। इसका मतलब क्या है? रिस्पेक्टिवली तीसरे नंबर पर तीसरा पार्टनर है तो तीसरे नंबर का रेशो भी उसी का ही है। तो अगर 3 इसका रेशो है तो इसका मतलब इन दोनों का रेशो के बराबर इसका रेशो है, यानी इन दोनों की इन्वेस्टमेंट को मर्ज करते तो इसके बराबर बनेगी। तो अगर हम देखें तो इनकी इन्वेस्टमेंट है 75,000 प्लस 150,000, तो ये हो जाएगा 2,25,000। ठीक है ना, इन दोनों को जब मर्ज कर देंगे तो, क्योंकि इन दोनों की इन्वेस्टमेंट दी हुई है। तीसरे की इन्वेस्टमेंट बताई नहीं है, मगर वो खुद कहते हैं आपसे कि रेशो के एतबार से 3 यानी इक्वल होगा उन दोनों के। तो इन दोनों को बराबर करते हैं 225। इसका मतलब इन उमैर की अकेले की इन्वेस्टमेंट 225,000 है, तो डेफिनेटली वो ये वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास कई इस किस्म के भी क्वेश्चंस आते हैं इम्तिहान के अंदर भी कि कहीं वो आपसे कई चीज़ों को मिसिंग करके पूछ लेता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सिलसिला था। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। इफ ताहिर एंड राशिद इन्वेस्ट टोटल एसेट्स 3 लाख
एंड टोटल लायबिलिटीज 40,000, टोटल इक्विटी विल बी, देखिए वही बात है जो अभी हमने करी गालिबन ये वाला केस, यानी उन्होंने कहा कि इक्विटीज बतानी है, इक्विटीज यानी फॉर द टाइम बिंग हम इसको कैपिटल कंसिडर कर लेते हैं, वैसे इक्विटीज डिफरेंट चीज़ है थोड़ी सी। तो एसेट्स उन्होंने इन्वेस्ट करने 3 लाख के, लायबिलिटीज 40,000 की। अब ये वही फार्मूला है कि इक्विटीज इज इक्वल टू ये कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट में से लायबिलिटीज को निकाल देंगे तो इक्विटीज निकल के आ जाएंगी। तो हमारे पास 3 लाख है, 40,000 को निकाल दें तो 2,60,000 बचते हैं, तो 2,60,000 का ये रहा ऑप्शन। तो इस तरह हमारे पास ये एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं और इन एमसीक्यूज में हमने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लिए हैं और कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स भी लिए हैं। डेफिनेटली एमसीक्यूज की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और होती ही है, आप मुख्तलिफ मटीरियल को देखें, अनसॉल्व पेपर को भी देखें, तो हम वहाँ पर भी इन एमसीक्यूज को इंशाल्लाह अभी स्टडी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इनको भी समझें और रिलेटेड जो टॉपिक है, अगर आपके पास कहीं मटेरियल मौजूद है उसको भी आपने रीड करना है, पढ़ना है, और साथ साथ एमसीक्यूज जो अनसॉल्व पेपर में उन्हें भी सॉल्व करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे और हम अगले टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद उसके हवाले से आपको एमसीक्यूज को ब्रीफ कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।